A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with our new chapter, that is what is around us. इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हमारे आसपास किस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। हमें पता है कि हमारे आसपास पानी है, हमारे आसपास धरती है यानी लैंड है, हमारे आसपास एयर है। तो इन तीनों चीज़ों को साइंटिफिकली क्या बोलते हैं और ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो बेसिकली हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे हमारे बायोस्फीयर से। बायोस्फीयर ये दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है बायोस्फीयर। स्फीयर मतलब होता है गोला, तो गोला किस गोले की बात की जा रही है? अर्थ की बात की जा रही है। और बायो लगा है, इसका मतलब जो लिविंग चीज़ें हैं अर्थ में वो कंप्राइज करती हैं बायोस्फीयर। ओके, तो बायोस्फीयर किन चीज़ों का मिलता है, मतलब लिविंग थिंग्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। आपको भी पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या तो वो लैंड में मिलेंगे यानी धरती में, या वो वाटर में मिलेंगे या पानी में, या वो एयर में मिलेंगे यानी हवा में। ओके, तो तीन ही जगह लिविंग थिंग्स पाए जा सकते हैं क्योंकि अर्थ में तीन ही चीज़ें पॉसिबल हैं, लैंड, वाटर और एयर। ओके, तो जो लैंड वाला पार्ट है उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। ओके, लैंड वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर, क्योंकि लिथोस का मतलब होता है रॉक, रॉक यानी चट्टान। तो लैंड में चट्टानें होती हैं, इसीलिए लैंड को क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। ठीक है, वाटर को बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। ओके, वाटर को क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। और एयर को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एयर को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। ओके, एयर में फिर फर्दर और क्लासिफिकेशन आ जाते हैं कि कितनी हाइट में जो एयर होती है, एटमॉस्फेयर होती है, उसकी अलग अलग लेयर होती हैं। तो किस हाइट में कौन सी लेयर प्रेजेंट है उसके बेसिस पे वो अलग चीज़ आ जाती है कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एग्जोस्फियर। तो ये अलग अलग तरह की एटमॉस्फेयर हो जाती हैं। ओके, तो वो अपन बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ आप ये दिमाग में रख लीजिए कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें तीन ही स्टेट पॉसिबल हैं, एक है लैंड, दूसरा है वाटर और तीसरा है एयर। इन्हीं तीनों जगह जीवन पाया जाता है, इन्हीं तीनों जगह लाइफ पाई जाती है। तो जो लैंड है उसको बोलते हैं लिथोस्फियर, वाटर है उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फियर, और एयर है उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फियर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धानविन वॉज रोमिंग इन द गार्डन विथ हिज मदर। धानविन अपनी माँ के साथ गार्डन में टहल रहा था। वाइल वॉकिंग, टहलते समय उसके दिमाग में क्वेश्चन आया। धानविन आस्क्ड हिज मदर व्हाट इज लैंड मेड अप ऑफ। धानविन ने अपनी माँ से क्वेश्चन पूछा कि जो लैंड है वो किस चीज़ का बना है। उसकी माँ ने बोला, डू यू सी द सन एवरी डे। क्या तुम सूरज को डेली देखते हो? तो उसने बोला, हाँ देखता हूँ। तो फिर उसकी माँ ने बोला कि सन जैसे हमारा परिवार है वैसे ही सन का भी जो परिवार है उसका एक हिस्सा है अर्थ। ठीक है, सन का जो परिवार है उसको बोलते हैं सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम का एक हिस्सा क्या है? अर्थ। ठीक है, तो द सन टू हैज़ अ फैमिली विच इज़ नोन एज सोलार फैमिली। सन की भी अपनी एक फैमिली है जिसको बोलते हैं सोलार फैमिली। अवर अर्थ इज़ वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोलार फैमिली। हमारी जो अर्थ है वो सोलार फैमिली की एक मेंबर्स। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ओनली द अर्थ among all the members of the solar family has got the suitable temperature, water, एयर टू सस्टेन लिविंग थिंग्स। तो हमारे लिए अच्छी बात यह है और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि जो 8 प्लैनेट्स हैं जो अर्थ के अगल बगल घूमते रहते हैं वो सोलर सिस्टम का पार्ट है। सन की पूरी फैमिली में 8 प्लैनेट्स आते हैं और सन खुद आता है। तो इन 8 प्लैनेट्स में से जो अर्थ है, हमारा जो पृथ्वी है, उसी का टेम्परेचर, वाटर और लैंड ऐसा है कि उस पर जीवन पॉसिबल है, बाकी और किसी प्लैनेट में लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो सन जो अर्थ का टेम्परेचर है, अर्थ में वाटर पाई जाती है, अर्थ में एयर पाई जाती है, तो ये तीनों चीज़ों में लिविंग थिंग्स की लाइफ पॉसिबल है या लाइफ पॉसिबल है। ओके, और किसी प्लैनेट में लाइफ पॉसिबल नहीं है। जनरली इट इज़ बिलीव दैट पार्ट ऑफ सन
विच हैज़ बीन डिटैच्ड फ्रॉम द सन आफ्टर द कोलिजन इज अर्थ। देखिए बिग बैंग एक कोलिजन हुआ था, एक विस्फोट हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि सन जो है, सन का एक टुकड़ा निकल के अलग हो गया था। सन के कई टुकड़े निकल के अलग हो गए थे और वो टुकड़े जो हैं वो आज की डेट में प्लैनेट्स हैं। ठीक है, उसमें से एक प्लैनेट है हमारा अर्थ। तो घूम घूम कर वो ठंडा होता रहा और ठंडा हो करके क्या हो गया, वो एक तो राउंड शेप का हो गया। ओके, घूमने से क्या हो गया, वो राउंड शेप का हो गया और धीरे धीरे उसमें जो जीवन है, जो लाइफ है, वो आने लग गई। पहले वाटर आया, फिर कुछ गैसेस आई, फिर इन सब के साथ मिल करके एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म आया। ओके, तो ऐसे कर करके एक सेल से मल्टी सेल वाला ऑर्गेनिज्म आया, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ तो फिर एनिमल्स बनने लगे। ओके, तो ये सारा पूरा प्रोसेस है। ये प्रोसेस बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें अपने सिलेबस का कवर करना पड़ेगा, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, जनरली इट इज़ बिलीव दैट पार्ट ऑफ सन विच हैज़ बीन डिटैच्ड फ्रॉम द सन आफ्टर द कोलिजन इज अर्थ। सन का ही एक पार्ट है, ये ऐसा माना जाता है, ऐसा है नहीं, ऐसा माना जाता है। ओके, कि सन से जब कोलिजन हुआ था छोटे छोटे मिटरॉइड्स का, मिटियोर्स का, ओके, उल्का पिंडों का, तो सन का एक टुकड़ा टूट गया था, वही टुकड़ा आज अर्थ है। ओके, एट द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन, एट द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन, अपने ओरिजिन के टाइम पे, इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ फायर बॉल। वो किस फॉर्म में था, एक फायर बॉल के फॉर्म में था। कौन, अर्थ। ओके, अर्थ एक आग का गोला जैसा था। ये जो आग का गोला है धीरे धीरे ठंडा होता रहा और कुछ चीज़ें अर्थ में लिक्विड बन गई। ओके, कुछ चीज़ें अर्थ में पहले लिक्विड बनी, फिर उसके बाद सॉलिड बनी, फिर यहाँ पर वाटर आया। ओके, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एलिमेंट्स विच गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सॉलिड्स आर नोन एज लिथोस्फीयर। इस प्रोसेस के टाइम पे जो एलिमेंट सॉलिड बन गए वो कहलाया लिथोस्फीयर, और जो एलिमेंट लिक्विड बन गए वो कहलाया हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, और जो एलिमेंट गैसेस बन गए वो कहलाया एटमॉस्फेयर। तो जब अर्थ ठंडी हो रही थी तो जो अर्थ में प्रेजेंट, अर्थ पहले एक आग का गोला थी, क्योंकि सूरज आग का गोला है, सूरज से टकरा करके अर्थ बनी है, सूरज से टूट करके अर्थ बनी है। ठीक है, तो अर्थ भी पहले आग का गोला थी, ऐसा माना जाता है। ओके, फिर वो ठंडी हो करके धीरे धीरे कुछ हिस्सा अर्थ का सॉलिड हुआ, कुछ हिस्सा लिक्विड हुआ और कुछ हिस्सा गैस हुआ। तो जो सॉलिड वाला हिस्सा था, तो वो सॉलिड वाला हिस्सा लिथोस्फीयर बोला जाने लगा, यानी लैंड वाला हिस्सा। जो लिक्विड वाला हिस्सा था वो हाइड्रोस्फीयर बोला जाने लगा, यानी वाटर वाला हिस्सा। और जो गैसेस वाला हिस्सा है वो एटमॉस्फेयर बोला जाने लगा। ओके, यानी एयर वाला हिस्सा। अबव ऑल द लिविंग वर्ल्ड विच डेवलप्ड ड्यू टू लैंड, वाटर एंड एयर टू बी नोन एज बायोस्फीयर। इन सब के ऊपर जो लिविंग वर्ल्ड है, इन तीनों को मिला करके क्या बन जाता है, बायोस्फीयर। इन द वे 4 स्फीयर बिकेम एग्जिस्टेंस इन अर्थ। ओके, तो ये 4 स्फीयर हैं अर्थ में। कौन कौन से, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में सारे लिविंग थिंग्स आते हैं, एटमॉस्फेयर में पूरा एयर आ जाती है, हाइड्रोस्फीयर में पानी आ जाता है और लिथोस्फीयर में लैंड आ जाता है। ओके, तो ये स्फीयर है। पहला स्फीयर पढ़ते हैं जो है लिथोस्फीयर। लिथो का मतलब होता है रॉक, स्फीयर मतलब लेयर, तो रॉक की लेयर कहलाती है लिथोस्फीयर। द स्फीयर ऑन विच वी लिव इज़ नोन एज लिथोस्फीयर। जिस स्फीयर में, जिस गोले में हम रहते हैं वो कहलाता है लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथो मतलब रॉक, स्फीयर मतलब लेयर। द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ सॉइल एंड सॉलिड मटीरियल्स लाइक रॉक। जो अपर लेयर होती है अर्थ की वो सॉइल की बनी है, ठीक है, और कुछ सॉलिड मटीरियल्स की बनी है जैसे रॉक। अप्रॉक्सीमेटली 29% ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ लिथोस्फीयर। लगभग लगभग 29% जो अर्थ का सरफेस है वो लिथोस्फीयर से कवर हो जाता है। ओके, मतलब जो लैंड का एरिया है अर्थ में, जो कॉन्टिनेंट्स का एरिया है बोला जाए, तो वो कितना है 29%, और बाकी 71% क्या है, वाटर। ओके, दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट 64 to 100 किलोमीटर्स थिक। ये जो लेयर है लिथोस्फीयर, ये लगभग 64 से 100 किलोमीटर तक मोटी है। द थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। जो लिथोस्फीयर की थिकनेस रही है, जो मोटाई रही है, वो हमेशा सेम नहीं रही है अर्थ में। सिमिलरली देयर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डू नॉट हैव आइडेंटिकल फिजिकल फीचर्स। तो अर्थ का जो इंटीरियर और अर्थ का जो एक्सटीरियर है, दोनों में सेम फिजिकल फीचर्स नहीं है।
आइडेंटिकल फिजिकल फीचर्स नहीं है। कैसे? अर्थ का जो सेंटर है वहाँ पर अब बहुत ही गर्म लावा भरा हुआ है और वो मॉल्टन स्टेट में है, ठीक है, इतना गर्म है कि वो पिघला हुआ है। ओके, इट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ सब्सटेंसेज लाइक सॉइल एंड रॉक्स। जो लिथोस्फीयर है वो किस चीज़ का बना है? सॉइल और रॉक्स का बना है, ठीक है। लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज आर सीन ऑन द लिथोस्फीयर। जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं हमारी अर्थ में, जैसे पहाड़ भी पाए जाते हैं, पठार भी पाए जाते हैं, पठार मतलब प्लेट्यू, प्लेन्स भी पाए जाते हैं, प्लेन मतलब समतल ज़मीन, वैली भी पाई जाती हैं मतलब घाटियाँ। ये सारी चीज़ें लिथोस्फीयर में पाई जाती हैं, ठीक है। द टेम्परेचर इंक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। टेम्परेचर बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर में जाते जाते हैं। सेंटर का मतलब अर्थ में अगर हम एक गड्ढा करें तो अर्थ का जब सेंटर पहुंचेंगे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पर। द मॉल्टन रॉक्स इन द इंटीरियर, इतना ज़्यादा रहता है कि जो चट्टानें वो पिघली हुई फॉर्म में रहती हैं, और ये जो पिघली हुई चट्टानें हैं अर्थ के अंदर वो कहलाती मैग्मा। और जब ये अर्थ के अंदर से गर्म पिघली हुई चट्टानें निकलती हैं, जैसे जब वॉल्केनो आता है, ज्वालामुखी आता है, तो इन चट्टानों के पिघले फॉर्म को जो अर्थ से बाहर निकल आती हैं वॉल्केनो के फॉर्म में, वो कहलाता है लावा। ओके, तो लावा और मैग्मा के बीच में क्या अंतर है? मैग्मा अर्थ के अंदर दबा हुआ रहता है और जब वही मैग्मा बाहर आ जाता है तो वो कहलाने लगता है लावा। ओके, देयर आर मैनी गैसेस प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। बहुत सारी गैसेस अर्थ के इंटीरियर में प्रेजेंट है और ये गैसेस प्रेशर और हीट के साथ ऊपर उठती हैं। बट द प्रेशर ऑफ रॉक्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ इक्वली स्ट्रॉन्ग। पर जो रॉक्स का प्रेशर है अर्थ के सरफेस पर वो बहुत ज़्यादा है, ओके, इक्वली स्ट्रॉन्ग है। दस बैलेंस बिटवीन द टू इज़ मेंटेन्ड। तो जो बैलेंस है दोनों के बीच में वो मेंटेन है, अभी भी बना हुआ है। सो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ डज नॉट ब्रेक। जो अर्थ का क्रस्ट है वो टूटता नहीं, वो ब्रेक नहीं होता है। व्हेन द बैलेंस बिटवीन द टू इज़ नॉट मेंटेन्ड द क्रस्ट ब्रेक्स एंड अ वॉल्केनो इरप्ट्स। जब दोनों चीज़ों के बीच में, किन किन चीज़ों के बीच में? सरफेस का प्रेशर और सेंटर का प्रेशर, जब दोनों का प्रेशर बना रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब दोनों के बीच में प्रेशर बिगड़ता है, जब अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, सरफेस का प्रेशर कम हो जाता है, तो अंदर से लावा जो है वो बाहर निकल आता है, मैग्मा बाहर निकल आता है और बाहर निकल के वो लावा की तरफ बह जाता है और वॉल्केनो फॉर्म होते हैं, ठीक है। उसी को वॉल्केनो बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो उसके बाद जो धानविन था वो अपनी मम्मी से पूछता है कि लिथोस्फीयर हमारे लिए यूज़फुल कैसे है, लिथोस्फीयर हमको ज़रूरी क्यों है, हमारे लिए यूज़फुल कैसे है। वेयर कैन वी कंस्ट्रक्ट अवर होम इफ़ लिथोस्फीयर इज़ नॉट देयर। हम अपना घर कहाँ बनाएंगे अगर लिथोस्फीयर वहाँ पर नहीं है तो। विदाउट लिथोस्फीयर हाउ कैन वी गेट वाटर टू ड्रिंक। बिना लिथोस्फीयर के हमें पानी कैसे मिलेगा पीने के लिए, खेती करने के लिए हमें खाना कैसे मिलेगा, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज़ और फॉरेस्ट के लिए हमें कैसे मिलेंगे। ड्रॉ अ पिक्चर डिपिक्टिंग ऑल द डिटेल्स यू ऑब्जर्व ऑन लिथोस्फीयर बेस्ड ऑन आवर कन्वर्सेशन। हमारे कन्वर्सेशन के बेसिस पे आप लिथोस्फीयर के सारे जो जो चीज़ें आप लिथोस्फीयर में देखते हो वो सारी चीज़ें आपको ड्रॉ करनी। ओके, चलिए हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, स्फीयर मतलब सरफेस। तो पानी वाली जो सरफेस होती है या पानी जो होता है वो कहलाता है हाइड्रोस्फीयर। तो अर्थ में जहाँ जहाँ भी पानी है, पानी कहाँ कहाँ है? महासागरों में। महासागरों को बोलते हैं ओशियन। तो ओशियंस जितने भी हैं, टोटल कितने ओशियंस हैं हमारे? तो टोटल हमारी पृथ्वी में, अर्थ में 5 ओशियंस हैं, लेकिन मेन उसमें 4 हैं, ठीक है। जो 5th वाला है उसको कुछ कंट्रीज़ मानते हैं कि ये ओशियन है और कुछ कंट्रीज़ बोलते हैं कि अरे ये मतलब ठीक है ओशियन, इसको कंसिडर नहीं करते क्योंकि इतना यूज़फुल नहीं है वो। मेन हमारे 4 ओशियंस हैं, बट हम पढ़ने के लिए 5 पढ़ लेते हैं। ओके, वो 4 मेन ओशियंस कौन कौन से हैं? आर्कटिक ओशियन, ठीक है, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन। ओके, आर्कटिक, इंडियन, पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन, ठीक है। और जो 5th वाला है वो एंटार्क्टिक ओशियन या सदर्न ओशियन भी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये 5 ओशियन जो है वो यहाँ पर भी लिखे हुए हैं।
पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक। यहाँ पर 4 ही लिखे हुए हैं, लेकिन 5वां है एंटार्क्टिक ओशन या सदर्न ओशन। ठीक है, चलिए अब रीड करते हैं। नाउ लेट मी टॉक टू यू अबाउट हाइड्रोस्फीयर। चलिए अब हम हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं। द हाइड्रोस्फीयर इज़ द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। जितना भी पानी प्रेजेंट है पृथ्वी में वो क्या है, हाइड्रोस्फीयर है। इट इंक्लूड्स ओशियंस, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम। तो पानी के जितने भी स्रोत हैं, ना केवल महासागर, बल्कि जितने भी स्रोत हैं पानी के, चाहे वो फ्रेश वाटर हों, चाहे वो सॉल्ट वाटर हों, चाहे वो मैराइन वाटर हों, हर तरह के सोर्स जो हैं वो हाइड्रोस्फीयर को कंट्रीब्यूट करते हैं, वो हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। चाहे वो ओशियन हो, चाहे वो सी हो, चाहे लेक हो, चाहे पॉन्ड हो, चाहे रिवर हो, चाहे स्ट्रीम हो। ओके, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द एरिया ऑफ वाटर इज़ मोर देन दैट ऑफ लैंड। अर्थ की सरफेस पर जो वाटर का एरिया है, अर्थ की सरफेस पर जो वाटर का एरिया है वो लैंड के एरिया से ज़्यादा है। ठीक है, अर्थ की सरफेस पर जो वाटर का एरिया है वो लैंड के एरिया से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो वाटर का एरिया है, मतलब जितना जितना भी पानी प्रेजेंट है हमारी पृथ्वी में, वो लगभग 71% है अर्थ की सरफेस का, और 29% क्या है, हमारा लैंड एरिया या लिथोस्फीयर। हमने अभी ऊपर पढ़ा है 29% लिथोस्फीयर है, बाकी 71% क्या है, हमारा वाटर का एरिया। ओके, यानी हाइड्रोस्फीयर। द वाटर बॉडी इन हाइड्रोस्फीयर दैट कैरीज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज नोन एज ओशियन। तो ओशियन क्या होता है, ऐसी वाटर बॉडी हाइड्रोस्फीयर में जो बहुत ज़्यादा वाटर कैरी करती है, उसको क्या बोलते हैं, ओशियन। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है वो क्या कहलाती है, ओशियन। दीज ओशियंस आर पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और आर्कटिक। ऑल दीज ओशंस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। ये सारे ओशंस एक दूसरे से क्या हैं, कनेक्टेड हैं। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, द वाटर बॉडीज क्लोज टू द लैंड आर नोन एज सीज। लैंड के पास जो वाटर बॉडी होती है उनको हम सी बोलते हैं, बे बोलते हैं, स्ट्रेट्स बोलते हैं, गल्फ बोलते हैं, एक्सेट्रा। इन सब टर्म्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सी क्या होते हैं, बे क्या होते हैं, स्ट्रेट्स क्या होते हैं, गल्फ क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। द ओशियंस ऑन द अर्थ आर ह्यूज एंड डीप। अर्थ में यानी पृथ्वी में जो ओशंस हैं वो बहुत बड़े हैं और बहुत गहरे हैं। वैलीज विथ डेप्थ ऑफ 10 to 11 किलोमीटर्स आर लोकेटेड एट देयर बॉटम। यहीं पर जो पैसिफिक ओशन है उसमें मरियाना ट्रेंच करके एक जगह है, वो इतनी गहराई पर है, मतलब पानी से 11 किलोमीटर नीचे है वो। तो आप सोच सकते हैं कितनी गहरी है मरियाना ट्रेंच। ओके, ये पैसिफिक ओशन में। द ओशन बेड हैज़ सिमिलर फीचर्स दैन दैट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। जो ओशन का जो बेड है, मतलब जो समुद्र की सतह है, उसके जो फीचर्स हैं वो अर्थ की सरफेस जैसे ही हैं। इट हैज़ हाई माउंटेन्स, इसमें बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, नीचे पानी के नीचे की बात चल रही है यहाँ पे। प्लेट्यूज भी हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेन हैं, वैलीज़ भी हैं। ओके, तो ये सारा चीज़ें पानी के नीचे भी हैं। ओके, तो फिर उसके बाद जो बच्चा था वो अपनी माँ से पूछता है, मम्मी हाउ मच वाटर विल देयर बी इन द सीज। कितना पानी होगा लगभग समुद्रों में। सिंस सी वाटर इज़ सॉल्टी इज़ इट यूज़फुल टू अस। वो ये भी पूछता है कि सी वाटर, जो समुद्र का पानी होता है, वो खारा होता है, तो क्या ये हमारे लिए उपयोगी है। तो उसकी माँ बोलती है, यस, ओशियन 97% वाटर कैरी करता है पूरे अर्थ का। अर्थ में जो है जितना भी पानी प्रेजेंट है उसका 97% ओशंस में होता है। ठीक है, लगभग जो 1/3 है 97 में से, जो 1% है कुल मिला करके, वो आइस कैप्स और ग्लेशियर्स के फॉर्म में। ग्लेशियर्स आप जानते हो कि बर्फ़ के पहाड़, तो बर्फ़ के पहाड़ में जो पीने वाला पानी है वो मिलता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर ये बर्फ़ के पहाड़ पाए जाते हैं, पोल्स में, नॉर्थ पोल, साउथ पोल और हिमालयाज़ में, हमारे हिमालयाज़ में। ओके, और दूसरे माउंटेन्स पे जो बहुत ऊंचे हैं, जैसे एल्प्स हो गए, ठीक है, कॉक्शियस हो गए। तो ये सारे जो माउंटेन्स हैं यहाँ पर जो ग्लेशियर हैं वो डेवलप हो जाते हैं और इन ग्लेशियर से साफ पानी की नदी बहती। ओके, सम वाटर इज़ एक्युमुलेटेड इन द लेक्स। कुछ पानी जो है वो लेक्स में यानी तालाबों में भर जाता है, कुछ रिवर्स में फ्लो हो जाता है और कुछ अर्थ के इंटीरियर में चला जाता है, ग्राउंड वाटर में। जब बारिश होती है तो कुछ लेक्स में चला जाता है, कुछ नदियों में बह जाता है और कुछ
अर्थ जो मिट्टी है वो सोख लेती है, ठीक है, तो वो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। द अमाउंट ऑफ पोर्टेबल वाटर इज़ लेस, जो पोर्टेबल वाटर है यानी ड्रिंकिंग वाटर है वो कम है, ओके, बहुत कम है। फ्रेश वाटर इज़ प्रेशियस, जो साफ़ पानी है वो बहुत ज़्यादा अनमोल है, इसीलिए बोलते हैं सेव वाटर। तो सेव वाटर मतलब इन द सेंस ये खारे पानी की बात नहीं करते हैं, ये साफ़ पानी की ही बात करते हैं, ओके। द फ्रेश वाटर इज़ रिक्वायर्ड बाय लिविंग बींग्स फॉर देयर एग्जिस्टेंस, जो फ्रेश वाटर है, जो साफ़ पानी है, वो लिविंग बींग्स के द्वारा रिक्वायर है, मतलब लिविंग बींग्स को साफ़ पानी चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। द मॉइस्चर ऑफ द रेन विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर कम्स फ्रॉम द ओशंस ओनली, जो बरसात का पानी है वो भी ओशन से आता है। कैसे? ओशंस गर्म होते हैं, गर्म होकर उनका पानी, कुछ पानी उनका भाप बन के उड़ता है, वो भाप बन के उड़ के ऊपर बादल बना लेता है, और बादल जहाँ पर भी उड़ कर जाते हैं वहाँ पर बरसात करवाते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा जो साइकिल है ये वाटर साइकिल के अंतर्गत आता है। और ये जो पानी, मतलब जो समुद्र वगैरह हैं, जो सी हैं, ओशियन है, इनका पानी भाप बन के उड़ता है, बादल बनाता है और वापस से लैंड पे पानी को गिराता है। तो कुल मिलाकर पानी कहाँ से आया? ओशियन से ही आया इनडायरेक्टली, ओके। वैल्यूएबल केमिकल्स, मिनरल्स, सॉल्ट, फिशेज एक्सेट्रा आर फाउंड इन द सीज। देखिए क्या क्या चीज़ें हमको समुद्र से मिलती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, सॉल्ट मिलता है, नमक, मछलियाँ मिलती हैं, ये सारी चीज़ें हमको समुद्रों से मिलती है। एज वी हैव लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द लैंड, ज़मीन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, उसी तरह समुद्रों में भी और ओशंस में भी जो एक्वेटिक लाइफ है यानी वहाँ पर भी जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, जैसे टर्टल पाए जाते हैं, स्क्विड्स पाए जाते हैं, ऑक्टोपस पाए जाते हैं, शार्क्स पाई जाती हैं, वेल पाई जाती हैं। वेल सबसे बड़ा मैमल होता है। वेल इज़ नॉट अ फिश, वेल इज़ अ मैमल, क्योंकि वो डायरेक्टली बच्चों को जन्म देती है, ठीक है। जो मछलियाँ हैं वो अंडे देती हैं, लेकिन वो अंडे नहीं देती, इसलिए वो मछली नहीं है, ओके, वो मैमल है। सबसे बड़ी मछली कौन सी है? वेल शार्क, ओके। द ट्रेमेंडस फोर्स ऑफ वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स ऑफ ओशंस आर पोटेंशियल सोर्सेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो वेव्स यानी लहरें हैं, टाइड्स यानी ज्वार है, और करेंट्स, जो ओशन में जो पानी का फ्लो होता है उसको करंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के मेजर सोर्सेज हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, वेव एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, टाइडल एनर्जी से पैदा होती है, ओके। तो ये जो वेव्स हैं, टाइड्स हैं, ये सब बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल सोर्स हैं किसके? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के। बिसाइड्स दीज ओशंस आर ऑल्सो यूज़फुल एज वाटर वेज, ये जो ओशंस है ये वाटर वेज की तरह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये जो ओशंस है वो वाटर वेज यानी पानी के रास्तों की तरह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये पूरा वर्ल्ड मैप बना हुआ है। तो जो लैंड एरिया है उसके किनारे किनारे जितना भी एरिया है वो पूरा ओशंस का एरिया है। तो यहाँ पर ये इंडिया है हमारा, देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। और वो छोटा सा उसके नीचे श्रीलंका दिख रहा होगा आपको, और गुजरात, ये जो लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे होंगे ये गुजरात आपको दिख रहा होगा, ओके। तो चलिए मैं इसको जूम आउट करता हूँ क्योंकि ये क्लियर नहीं होगा, हमने बहुत जूम कर दिया है, ठीक है। तो अब इस वर्ल्ड मैप से एक चीज़ समझते हैं, इंडिया के नीचे जो पानी प्रेजेंट है वो इंडियन ओशन का है, ठीक है। इंडिया के नीचे का जो पानी है वो इंडियन ओशन का है, ठीक है। अब फिर जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर अफ्रीका भी है, यूरोप भी है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका भी है। तो यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ग्रीनलैंड, इनके बीच में जो पानी है वो है क्या? अटलांटिक ओशन। क्या है? अटलांटिक ओशन, ठीक है। फिर ऊपर है आर्कटिक ओशन और नीचे है एंटार्क्टिक ओशन, ठीक है। और पैसिफिक ओशन कहाँ है? ये जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लिखा हुआ है, वहाँ पर क्या है? पैसिफिक ओशन है, ठीक है। और थोड़ा सा पैसिफिक ओशन आपको इस तरफ भी मिलेगा, ये जो ऑस्ट्रेलिया है उसके ऊपर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एटमॉस्फेयर की बारी। एटमॉस्फेयर क्या होता है? जितनी भी एयर और गैसेस प्रेजेंट है हमारी अर्थ में वो कंट्रीब्यूट करती हैं एटमॉस्फेयर को।
द स्फीयर ऑफ एयर दैट रैप्स द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो अर्थ का स्फीयर है, जो अर्थ को चारों तरफ से लपेट लेता है, वो कहलाता है एटमॉस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अप्रॉक्सीमेटली अप टू 1600 किलोमीटर्स। ये जो एटमॉस्फेयर है ये लगभग 1600 किलोमीटर एक्सटेंड करता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। इट कैनॉट बी सीन क्लियरली विद द नेकेड आई। ये हमारी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। जैसे लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर हमारी आंखों से देखा जा सकता है, ये एटमॉस्फेयर हमारी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ओके, क्योंकि ये एयर होती है और एयर हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, सॉल्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा। तो एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? गैसेस आ जाती हैं, वाटर वेपर आ जाता है, डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, स्मोक आ जाती है, सॉल्ट आ जाते हैं। अब आप बोलेंगे सॉल्ट कैसे आ जाता है? देखिए, कुछ सॉल्ट होता है वो समुद्र के पानी के साथ, जब समुद्र का पानी इवेपोरेट करता है तो थोड़ा सा वो भी इवेपोरेट कर जाता है, तो उसी सॉल्ट की बात हो रही है। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब जीवाणु, छोटे छोटे जो ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे छोटे छोटे लिविंग थिंग्स जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ठीक है। एटमॉस्फेयर इज़ कलरलेस। एटमॉस्फेयर कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। ऑर्डरलेस होता है, मतलब कोई स्मेल नहीं होती। ट्रांसपेरेंट होता है। ओके। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन एटमॉस्फेयर। सॉलिड एलिमेंट भी प्रेजेंट है, लिक्विड एलिमेंट भी प्रेजेंट है और गैसियस एलिमेंट भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है। ये लगभग 78% नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में, 21% ऑक्सीजन होता है और 1% दूसरी गैसेज होती हैं। एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होता है, ठीक है, 21% ऑक्सीजन होता है और 1% दूसरी गैसेस होती हैं। व्हेन वी गो हायर, जैसे ही हम हाइट में ऊपर जाते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं अर्थ की सरफेस से ऊपर, द अमाउंट ऑफ मोस्ट ऑफ द गैसेज इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेज। ज़्यादातर गैसेस का जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हैवी, सो इट इज़ फाउंड मोर इन द लोअर लेयर ऑफ द एयर। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये गैस बहुत भारी है, इसीलिए ये कहाँ ज़्यादा पाई जाती है? एयर के लोअर लेयर में। एयर के लोअर लेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड पाई कितनी जाती है एटमॉस्फेयर में? 0.03%। ओके, बहुत ही कम। ऑक्सीजन, जो नाइट्रोजन है वो 78% पाई जाती है और ऑक्सीजन 21% और बाकी जो बचा 1% में सारी गैसेस आ जाती हैं। ओजोन गैस कंप्राइजेज ऑफ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन इन द एयर। ओजोन गैस भी पाई जाती है जिसका प्रोपोर्शन बहुत कम होता है। मैं आपको बता दूं ओजोन लेयर क्या होता है। ओजोन लेयर होते हैं जब 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में चिपक जाते हैं तो वो बना लेते हैं O3 यानी ओजोन। जब वो O2 रहता है तो वो होता है ऑक्सीजन, और O जब रहता है तो वो होता है नेसेंट ऑक्सीजन। तो नेसेंट ऑक्सीजन, उस पर जब एक और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन में एक और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा यानी O3 बन जाएगा तो वो हो जाता है ओजोन। ओके, द गैस एब्जॉर्ब द अल्ट्रा वॉयलेट रेज फ्रॉम द सन। जो गैस है वो अल्ट्रा वॉयलेट रेज को एब्जॉर्ब करती हैं सन से और अर्थ को प्रोटेक्ट करती हैं एक्सेसिव हीट से। बहुत ज़्यादा गर्मी से अर्थ को प्रोटेक्ट करती हैं ये गैसेस। दिस गैस इज मोर इन प्रोपोर्शन इन द मॉर्निंग इन द ओपन ग्राउंड एंड इन द एयर नियर द सी। ये जो गैस होती है, जितनी भी गैसेस होती हैं वो मॉर्निंग में ज़्यादा होती हैं ओपन ग्राउंड में, और ओशन के नियर कम होती हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए गैसेस का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है हमारी अर्थ में। नाइट्रोजन 78.03, ऑक्सीजन 20.99 और दूसरी गैसेस 0.98। ओके, गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कीप्स द लिविंग क्रीचर ऑन अर्थ अलाइव। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसेस जो हैं वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ज़िंदा रखती हैं। देखिए, ऑक्सीजन तो हम इंसानों को ज़िंदा रखती है और जानवरों को। नाइट्रोजन किसको ज़िंदा रखती है? पेड़ों को। ओके, नाइट्रोजन रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। नाइट्रोजन क्या करती है? ऑक्सीजन की इंटेंसिटी को कम कर देती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ चिपक करके पेड़ों के अंदर चली जाती है। पेड़ डायरेक्टली नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते। पेड़ों को अगर एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेना है तो उसको पहले नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब वो नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, तो पेड़ उसको ले सकते हैं। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के लिए ऑक्सीजन से रिएक्शन करना पड़ता है। तो
हवा में जो मौजूद ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है नाइट्रोजन रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो पानी है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का। ड्यू टू हीट वाटर the water in the form of vapor evaporates and mix with air which is known as moisture। गर्मी के कारण पानी जो है वो evaporate करता है वेपर बन के, भाप बन के, और एयर के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, जब पानी भाप बन के उड़ता है और एयर के साथ मिक्स हो जाता है तो उस तरह के पानी को बोलते हैं मॉइस्चर। ओके, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ वेपर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब इस भाप के ये जो मॉइस्चर है या जो भाप है, ठीक है, जो वाटर वेपर है, उसको जब आप ठंडा करोगे तो वो पानी बन जाता है वापस। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। यानी वाटर वेपर को कूल करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। वेरियस फॉर्म्स ऑफ मिक्सचर लाइक ड्यू, फॉग, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन आर ड्यू टू कंडेंसेशन। तो बहुत सारे मॉइस्चर के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे ड्यू, ड्यू मतलब ओस, फॉग यानी धुंध, क्लाउड्स यानी बादल। तो ये सारे किसके फॉर्म है? मॉइस्चर के। ये किसकी वजह से बनते हैं? कंडेंसेशन के कारण ही बनते हैं। ठीक है, पहले जो वाटर वेपर है वो भाप बन के उड़ता है, फिर ऊपर जाके टेम्परेचर कम होने के कारण कंडेंस होकर के ठंडा होकर बादल बना लेता है। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज सीन ऑन ह्यूमन बींग्स इन एवरी आस्पेक्ट ऑफ लाइफ सच एज इन देयर फूड हैबिट्स, क्लोथिंग, हैबिटेट, कलर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेयर का इफेक्ट है वो ह्यूमन बींग्स पे आपको देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ? ह्यूमन बींग्स की फूड हैबिट में, क्लोथिंग में, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। ठीक है, मैनी डस्ट पार्टिकल्स आर सीन इन द एटमॉस्फेयर। बहुत सारी डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में देखे जा सकते हैं। स्प्रेडिंग ऑफ सन रेज आर विजिबल ड्यू टू दीज पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स के कारण जो सन रेज है वो स्प्रेड होती, वो फैलती। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स दैट इट डज नॉट सडनली टर्न डार्क आफ्टर द सनसेट। ये डस्ट पार्टिकल के साथ ही होता है, जिसको हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जिसके कारण जो सूरज है वो डूबने के बाद भी थोड़ी देर तक हमको उसकी रोशनी दिखाई देती। ठीक है, द सन रेज आर रिफ्लेक्टेड बैक विद द हेल्प ऑफ दीज डस्ट पार्टिकल। जो सूरज की रोशनी है वो इन डस्ट पार्टिकल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, एंड वी रिसीव लाइट ऑफ द सन, और हमें सन की लाइट मिलती है। वी आर एबल टू लिसन टू द साउंड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। हम आवाज़ों को सुनते हैं और सुनने के काबिल होते हैं एटमॉस्फेयर में। जो आवाज़ें हैं उनको सुनने के हम काबिल होते हैं एटमॉस्फेयर में। ओके, दैट इज़ वाई रेडियो एंड दूरदर्शन टेलीकास्ट इज़ पॉसिबल। इसीलिए सैटेलाइट के थ्रू रेडियो और दूरदर्शन टेलीकास्ट पॉसिबल है। ठीक है, ये जो सैटेलाइट्स हैं इसमें सिग्नल्स होते हैं। जो हमारे घर के ऊपर डिश टीवी लगा रहता है, टाटा स्काई लगा रहता है, तो वो सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। ओके, और ये जो सैटेलाइट है ये डायरेक्टली ऊपर से हमारे जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, जो पोलर सैटेलाइट होते हैं, ये सैटेलाइट्स हमारे घर पे ये जो टाटा स्काई वगैरह है इससे कनेक्ट करके हमको एक वो प्रोवाइड करते हैं, एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं। ओके, ताकि हम चैनल्स को एक्सेस कर सकें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। जो भी डाउट्स हों आपके, प्लीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।